Okay, good evening to all of you and welcome to all in Manish sir classes, and this is lecture series dedicated for GATE Engineering Services exam and semester exam, and this is video lecture series on metal forming process, and this is lecture number 2 and fundamental of metal forming process part 2, correct? So first of all I would like to introduce myself. My name is Manish Singh and I am mechanical engineering faculty and I have done MTech from IT Delhi in production engineering branch, and my latest GATE rank is AIR 192 in GATE 2020, and I'm also engineering services exam written qualified, and I have 9 plus years of teaching experience for GATE and engineering services exam, and I have mentored 10,000 plus students across the India online as well as offline. So once again welcome to all. Okay, good evening Pratik. तो दोस्तों मेटल मेटल कास्टिंग प्रोसेस के ऑलरेडी मैंने 15 लेक्चर्स लिए हैं, वो आप देख सकते हो अगर आपके लेक्चर मिस हो गए हैं, और उनके नोट्स भी मैंने टेलीग्राम चैनल में प्रॉपर्ली अपलोड कर दिए हैं, करेक्ट है। तो और इनकी प्रॉपर मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आपको ज़्यादा सर्च भी नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट ज्वाइन कर लो, इसमें आपको इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, करेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वंस अगेन। गुड इवनिंग सौम्या, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देन कुछ न्यू कॉन्सेप्ट सीखेंगे, करेक्ट है दोस्तों। एंड दिस स्ट्रेस, ट्रू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कॉन्सेप्ट इज अ वेरी हॉट टॉपिक, और पिछले करीब 4-5 सालों में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हो प्रॉब्लम्स क्या है और कैसे हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट यू कैन सी हियर द क्वेश्चन, इंजीनियरिंग स्ट्रेन ऑफ अ माइल्ड स्टील सैंपल इज रिकॉर्डेड as 0.1%, correct, 0.1%. This is strain, is it clear? Engineering strain, and here you need to find out true strains, correct? तो दोस्तों अब मैंने आपको जैसे बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि ट्रू स्ट्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय एप्सिलॉन, एंड दिस इज नथिंग बट इट कैन बी रिटन एज ln 1 plus e, where e is a engineering strain, and here you know engineering strain, yes or no, this is equal to 0.100%, करेक्ट है दोस्तों, 0.01% है ये। तो सिंपली स्ट्रेन क्या हो गया दोस्तों, इसमें सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका आ जाएगा स्ट्रेन, इज इट क्लियर? 0.1% है, 0.1% स्ट्रेन, इज इट क्लियर? तो स्ट्रेन क्या हो गया, एक्चुअली स्ट्रेन क्या लिख सकते हैं हम, 0.1% स्ट्रेन इंटू 100, तो एक्चुअल जो स्ट्रेन है दिस इज इक्वल टू 10 है, करेक्ट है। तो ट्रू स्ट्रेन क्या होगा दोस्तों, सिंपली इट कैन बी रिटन एज, क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे आप लिख सकते हो, क्या आएगा बोलो, ln 1 प्लस ई, इज इट क्लियर? आंसर आ गया आप लोगों का दोस्तों? हेलो, इसमें आप वैल्यू पुट कर दो, और डायरेक्ट, और इससे पहले चूंकि यहाँ पे आंसर, यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया, परसेंट में ही है ना, तो इसको हम चेंज नहीं करते दोस्तों, ऑलरेडी हमें परसेंट में पूछा गया है, तो मैं डायरेक्टली आंसर दे सकता हूँ, करेक्ट है। तो क्या आंसर है एनीवन? यस, यहाँ पे मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तब परसेंट आता है ना। चलो वेरी गुड। यहाँ पे देखो, स्ट्रेन अगर हम लिखते हैं यहाँ पे एल एफ माइनस एल नॉट अपॉन एल नॉट, तो ये स्ट्रेन होगा, और इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंट आएगा, मैंने उल्टा कर दिया, वेरी गुड। तो ये आ जाएगा आपका 0.001, आई थिंक ये सही है क्या, 0.001, बोलो शिवज्योति। यस यस, वेरी गुड, 0.001। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यू कैन सी, ओहो, this is equal to, it can be written as ln 1 plus 0.001। तो इसकी वैल्यू क्या आती है दोस्तों, बोलो, हेलो, तो मैं क्या आंसर आएगा,
आंसर क्या है दोस्तों, दिस इज, चलो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। इसकी वैल्यू आ जाती है 9.99 इंटू 10 to the power -4, करेक्ट। ये आ गया आपका स्ट्रेन, ट्रू स्ट्रेन। तो अब अगर मुझे परसेंट में लिखना है इसे, तो सिंपली क्या करूँ, मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो 9.99 इंटू 10 to the power -4 इंटू 100। तो अब आ गए ये परसेंटेज में, यस आर नो। एंड दिस इज इक्वल टू, आई थिंक कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू, यस वेरी गुड, ऑप्शन सी, यस वेरी गुड, 0.099%, करेक्ट, यस, दिस इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। इस तरीके से हम, तो ये बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है ना, इसे याद रखना है दोस्तों, आपको बार बार डेराइव नहीं करना है, इसे आप याद रख लो, करेक्ट है। और ये फॉर्मूला याद है तो ऑटोमेटिकली सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। ये 2018 का क्वेश्चन है। अ बार इज कंप्रेस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ से क्या कर दिया, कंप्रेस करके हाफ कर दिया। देन मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रू स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द डिफॉर्म्ड बार इज, तो वंस अगेन ट्रू स्ट्रेन इज नथिंग बट दिस इज एल एन, क्या आएगा ये, एल एफ बाई एल नॉट। एंड नाउ इन विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन हियर वी हैव एल नॉट, सपोज एल नॉट इज इक्वल टू एल, देन एल एफ कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, दैट इज एल नॉट बाई 2, और सिंपली वी कैन से एल बाई 2, ये आर नो, ऐसे लिख सकते हैं क्या। और जैसे एल बाई 2 आ गया, तो अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, चलो। तो देखो जब प्रॉब्लम सॉल्व करो ना, तो पहले क्रिस्टल क्लियर फॉर्मूला और क्या डेटा दिया वो जरूर लिख लेना ना, जिससे एरर ना होने पाए। तो एल एन एल बाई 2 डिवाइडेड बाई एल, तो ये दोस्तों क्या रहेगा, दिस इज एल एन 1/2, ये सानो। और एल एन 1/2 आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस, माइनस साइन क्या बता रहा है कि दिस इज कंप्रेसिव, ये सानो। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -0.693, करेक्ट है। अब में भी हो सकता है कि जब आपको ऑप्शन पुट करना हो, डेटा एंट्री करना हो, तो माइनस साइन वहां पे अवेलेबल ना हो, तो आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर माइनस है तो माइनस वहां पे अप्लाई कर दो विथ दिस वैल्यू, अदरवाइज अगर माइनस साइन नहीं है तो आप सिंपली लिख दो 0.693, करेक्ट। तो ये आंसर आएगा। तो सबका यही आंसर आ रहा है क्या दोस्तों, हेलो। और आज थोड़ा सा नेट स्लो चल सकता है ना, चलिए वेरी गुड, यही आंसर है सबका, आ गया, सौम्या शिवज्योति, वेरी गुड। चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। अ माइल्ड स्टील रेक्टेंगुलर स्पेसिमेन ऑफ लेंथ 100 मिलीमीटर, तो इसका ओरिजिनल लेंथ चलो लिखता जाता हूँ, दिस इज 100 मिलीमीटर, एक्सटेंडेड टू 120 मिलीमीटर, यस, मीन्स एल एफ इज इक्वल टू 120 mm, neglecting the elastic deformation and taking that material is isotropic, determine the true strain and engineering strain। तो देखो अगर मैं इंजीनियरिंग स्ट्रेन की बात करूं दोस्तों, तो इट कैन सिंपली रिटर्न एज एल एफ माइनस एल नॉट अपॉन एल नॉट, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, 120 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100। तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, 0.2, ये सानो यही आ रहा है क्या, देखो सबका 20 divided by 100, that is 0.2। and now if you want to calculate a true strain, ये हो गया आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेन। नाउ इफ यू कैलकुलेट ट्रू स्ट्रेन, देन इट इज सिंपली रिटन एज एल एन एल एफ बाई एल नॉट, यही फॉर्मूला होता है ट्रू स्ट्रेन का, यस आर नो। तो इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दो, देखो क्या आंसर आएगा, इट सिंपली इट कैन बी रिटन एज एल एन 120 डिवाइडेड बाई 100। तो एल एन 1.2 देखो क्या आ रहा है, 0.1823, this is true strain, correct, 0.2, yes, 0.2 is a engineering strain and 0.1823 is a true strain, okay, very good। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रू स्ट्रेन फॉर लो कार्बन स्टील बार विच इज डबल्ड इन लेंथ बाय फोर्जिंग इज, देखो ये बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना, ऐसा क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आए, तो मैं डायरेक्ट आंसर दे दूं 0.693। ट्रू स्ट्रेन फॉर लो कार्बन स्टील बार विच इज डबल्ड इन लेंथ, लेंथ डबल हुआ है तो सिंपली क्या आएगा, एल एफ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एल नॉट, तो ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल टू एल एन एल एफ बाई एल नॉट। इनमें फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा देखो,
एल एन 2 टाइम्स ऑफ एल नॉट अपॉन एल नॉट। ये एल नॉट कैंसिल आउट हो गया तो सिंपली क्या बचा दोस्तों, सिंपली इट कैन बी रिटर्न एज एल एन टू, और एल एन टू की वैल्यू क्या होती है 0.693। ये आंसर आ गया करेक्ट, सी ऑप्शन। चलिए तो ये सिंपल क्वेश्चन थे, चलिए देखते हैं कुछ। अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इन लीनियरली हार्डनिंग प्लास्टिक मटेरियल द ट्रू स्ट्रेन बियॉन्ड इनिशियल यील्डिंग इज। देखो इसके कहने का मतलब क्या है पहले मैं आपको समझा दूं, तब आंसर आप दे पाओगे, ठीक है। लीनियरली लीनियरली हार्डनिंग प्लास्टिक मटेरियल, करेक्ट है। देखो ये तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ, अब यहाँ पे जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है उसमें जो स्ट्रेंथनिंग हो रही है वो लीनियरली हो रही है, लाइक दिस। अब आप आंसर दे सकते हो, बोलो कौन सा आंसर हुआ, सिग्मा वर्सेस एप्सिलॉन। दिस इज कॉल्ड एज लीनियर स्ट्रेन हार्डनिंग। लीनियर स्ट्रेन हार्डनिंग क्या आंसर होगा दोस्तों इसका, बोलो। increase linearly with the true strain, decrease linearly with the true strain, first increases linearly then decreases linearly with the true strain and remain constant. Which one is the correct answer? Anyone? Pratik, option A. Anyone? Soumya, Shubhjyoti, बोलो क्या आएगा, ए, वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे कुछ और, अब ये चर्चा हुई तो मैं एक आध और आपको बता दूं कि आपके पास परफेक्ट रिजिड प्लास्टिक है, परफेक्ट प्लास्टिक है तो उसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हमेशा कैसे बनता है, लाइक दिस। दिस इज परफेक्ट प्लास्टिक, करेक्ट। दिस इज सिग्मा वर्सेस स्ट्रेन, दिस इज परफेक्ट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, करेक्ट है दोस्तों। परफेक्ट प्लास्टिक का ही डायग्राम है दोस्तों, जहां पे कांस्टेंट होता है लोड और यूनिफॉर्मली यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, डिफॉर्मेशन हो रहा है। इज इट क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फ्लो स्ट्रेस, दिस टर्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म विथ रिस्पेक्ट टू मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, करेक्ट है। तो फ्लो स्ट्रेस होता है क्या है, तो सिंपली कैन सी हियर इट इज डिफाइंड एज द ट्रू स्ट्रेस required to continue plastic deformation at a particular true strain। एक पर्टिकुलर ट्रू स्ट्रेन में दोस्तों कंटिन्यूस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए हाउ मच द रिजिड बॉडी के लिए क्या होगा, ठीक है चलो बता देते हैं, नो इशू। अगर आपके पास कोई परफेक्टली रिजिड बॉडी है तो उस केस में इससे स्ट्रेन डायग्राम कुछ ऐसे ही होगा दोस्तों, लाइक दिस। क्योंकि एक परफेक्ट रिजिड बॉडी में स्ट्रेन क्या होगा, जीरो, करेक्ट है। परफेक्ट रिजिड है तो यहाँ पे स्ट्रेन क्या हो गया, जीरो। तो डायग्राम कुछ ऐसे ही बनेगा, ये सानो कितना भी लोड अप्लाई करो डिफॉर्मेशन नहीं होने वाला। इज इट क्लियर? समझ में आया क्या दोस्तों? चलिए आगे बढ़े। यस तो ट्रू, मैं आपको फ्लो स्ट्रेस बता रहा था, तो फ्लो स्ट्रेस इज नथिंग बट इट इज द मिनिमम, इट इज द ट्रू स्ट्रेस रिक्वायर्ड, द ट्रू स्ट्रेस वैल्यू रिक्वायर्ड टू कंटिन्यूस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एट अ गिवन स्ट्रेन। ट्रू स्ट्रेन इज कॉल्ड एज फ्लो स्ट्रेस, यस आर नो। किसी पर्टिकुलर स्ट्रेन को ऑब्टेन करने के लिए, सपोज आपको ये स्ट्रेन चाहिए तो इसके लिए आपको कंटिन्यूसली कितना स्ट्रेस, ट्रू स्ट्रेस की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज कॉल्ड एज फ्लो स्ट्रेस, करेक्ट है। एंड फॉर स्ट्रेन हार्डनिंग मटेरियल द फ्लो स्ट्रेस इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग स्ट्रेन। स्ट्रेन हार्डनिंग मटेरियल के लिए दोस्तों क्या होगा, ट्रू स्ट्रेस इज इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग strain, yes or no? And if we have a true strain like this, then the equation of this curve is nothing but this is simply written as sigma f is equal to k epsilon to the power n, where sigma f is nothing but this is true stress and k epsilon to the power n, where k is the value of stress at strain 1 when the strain 1, sir, but sir perfect rigid body एग्जिस्ट करेगी, क्यों नहीं करेगी? ये हमने हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट लिया है, तो देखो परफेक्ट ना तो कोई प्लास्टिक मटेरियल होता है, कोई भी परफेक्ट मटेरियल नहीं होता, करेक्ट है। लेकिन हाइपोथेटिकली तो हम एज्यूम कर सकते हैं ना,
जैसे हमने परफेक्ट प्लास्टिक को अज्यूम किया वैसे ही हमने अज्यूम कर लिया एक परफेक्ट रिजिड बॉडी हो सकती है, और परफेक्ट रिजिड बॉडी है तो उसमें डिफॉर्मेशन होगा नहीं, चाहे आप कितना भी लोड अप्लाई करो। ये सर नो, इज इट क्लियर? करेक्ट है। चलिए अभी इसको देखें, तो यहाँ पे क्या कहता है, दिस इज कॉल्ड एज पावर लॉ। करेक्ट है दोस्तों, इस लॉ को कहते हैं हम पावर लॉ। और ये पावर लॉ किस कर्व, इस कर्व के लिए वैलिड है। करेक्ट है, वेयर के इज अ वैल्यू ऑफ स्ट्रेस व्हेन द स्ट्रेन इज 1। अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि स्ट्रेन एप्सिलॉन की वैल्यू 1 है, करेक्ट है, तो इस 1 वैल्यू पे जो स्ट्रेस की वैल्यू है सिग्मा, करेक्ट है, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथनिंग कोफिशिएंट। इसका नाम जो होता है दोस्तों, अगर मैं के की बात करूं तो दिस के इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथनिंग कोफिशिएंट। स्ट्रेंथनिंग कोफिशिएंट, इज इट क्लियर? इसे हम कहते हैं स्ट्रेंथनिंग कोफिशिएंट। इज इट क्लियर? और इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाय पुटिंग एप्सिलॉन इज इक्वल टू ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल टू 1। इसको पुट कर दो, करेक्ट है, तो एप्सिलॉन 1 के लिए जो स्ट्रेस की वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथनिंग कोफिशिएंट। एंड नाउ यू कैन सी दिस एन टर्म, दिस एन इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट। is it clear? This is called as strain hardening coefficient, or it is also called as strain hardening exponent. Is it clear? ये strain hardening exponent होता है दोस्तों, and this is nothing but it is a slope of log log plot of the above equation। अगर मैं इसका log log ग्राफ प्लॉट करूं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, लीनियर ग्राफ बनता है दोस्तों log log ग्राफ। इज इट क्लियर? तो इसका जो स्लोप होगा दिस इज कॉल्ड एज एन, बट ये क्या होगा दोस्तों, इट इज नथिंग बट दिस इज लॉग सिग्मा वर्सेस लॉग एप्सिलॉन। इनके बीच का जो प्लॉट होगा तो इसका इस जो कर्व बन रहा है इसका स्लोप दोस्तों कहलाएगा एन। इज इट क्लियर? सिंपली कैसे करना है आपको, इस इक्वेशन में दोनों साइड लॉग ले लो और सिंप्लीफाई करोगे तो एन की वैल्यू आएगी एल एन सिग्मा एफ माइनस एल एन के डिवाइडेड बाई एल एन एप्सिलॉन। यस और नो? करेक्ट? तो आई थिंक समझ में आ गया दोस्तों। Now you can see above equation can be valid only from the beginning of the plastic flow to maximum load। इसलिए मैंने ग्राफ यहाँ पे मैक्सिमम लोड तक ही बनाया। करेक्ट है, इस मैक्सिमम लोड, दिस इज मैक्सिमम लोड, और मैक्सिमम लोड के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होती है उसे हम कहते हैं एस यू टी। तो ये जो कर्व है दिस इज वैलिड फ्रॉम एस वाई टी टू एस यू टी, यहीं तक वैलिड है। एंड ऑब्वियसली इन मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस दिस इज आवर वर्किंग जोन। तो हम कह सकते हैं कि थ्रू आउट द मेटल फॉर्मिंग वी कैन यूज दिस रिलेशन। यस आर नो? सिग्मा एफ इज इक्वल टू के एप्सिलॉन टू द पावर एन। Yes or no? And this is power law. Sigma F is called as, either it can be named as flow stress और simply you can say true stress, क्योंकि flow stress क्या होता है, true stress की वैल्यू ही होती है at a certain true strain, and epsilon is a true strain, k is a strengthening coefficient and n is a strain hardening exponent। is it clear? तो I think दोस्तों ये समझ में आया कि ये सारी कहानी इस स्लाइड की। अब नेक्स्ट आता है, देखो अब जनरली जब हम लोड अप्लाई करते हैं तो लोड हमेशा वेरिएबल नेचर का होता है। फॉर लेट्स सी हियर फॉर एग्जांपल, सपोज हियर वी हैव अ रोलिंग प्रोसेस। यस और नो? यहाँ पे दोस्तों हमारे पास सपोज रोलिंग प्रोसेस है, एंड नाउ यू कैन सी दिस इज द मटेरियल विच एंगेज और विच कैन रोल विद द हेल्प ऑफ दिस रोलिंग प्रोसेस। यस और नो? तो अब अगर इस केस में देखो यहाँ पे इस रीजन पे अगर मैं लोड की बात करूं दोस्तों, तो एट throughout the contact region here we get a different rolling load। yes or no? हर जगह पे आपको रोलिंग लोड यहाँ पे क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। एंड वेन एवर यू हैव अ लोडिंग लाइक दिस देन यू नीड टू फाइंड आउट एवरेज स्ट्रेस, एवरेज लोड रिक्वायर्ड टू डिफॉर्म द मटेरियल एट ए डिजायर्ड शेप एंड साइज। yes or no? ये समझ में आया क्या? जब आप एक्चुअल लोड अप्लाई करते हो तो ये लोड वेरिएबल नेचर का होता है। कैसा होता है ये? वेरिएबल। इसे ये सार नो, तो अब वेरिएबल है तो मैं किस स्ट्रेस को अप्लाई करूं? तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे एवरेज स्ट्रेस से बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम? हमेशा एवरेज स्ट्रेस की बात करेंगे, और इसी एवरेज स्ट्रेस को हम कहते हैं मीन फ्लो स्ट्रेस और एवरेज फ्लो स्ट्रेस। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू डिटरमिन दिस मीन फ्लो स्ट्रेस। तो मीन फ्लो स्ट्रेस का हमारे पास रिलेशन है लाइक दिस,
और ये रिलेशन कैसे आया, चलो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। तो यू कैन सी हियर, करेक्ट है। सपोज यहाँ पे स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम लाइक कुछ इस तरीके से है। हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया हियर द स्ट्रेन इज वेरी क्लोज टू जीरो, इलास्टिक स्ट्रेन इज क्लोज टू जीरो, इट मीन्स हियर द स्ट्रेन इज चेंजिंग फ्रॉम एप्सिलॉन 1 which is equal to 0 to some epsilon value, yes or no? Here epsilon 2 is equal to some epsilon value, yes or no? ये चेंज हो रहा है, तो मुझे पता करना है कि इसमें एवरेज स्ट्रेस क्या लगेगा इस स्ट्रेन को ऑब्टेन करने के लिए, yes or no? तो हमने सिंपली क्या कंसीडर किया, हियर वी कंसीडर अ स्ट्रिप, करेक्ट है, एक स्ट्रिप कंसीडर करेंगे जिसकी लेंथ क्या होगी दोस्तों, द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिप इज नथिंग बट डी एप्सिलॉन, करेक्ट है। तो सिंपली अगर मैं इस स्ट्रिप का एरिया लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, और ये ध्यान देना कि दिस डी एप्सिलॉन इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, देयरफॉर इस कर्वेचर को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं। तो करिस्पॉन्डिंग टू दिस इफ वी हैव स्ट्रेस सिग्मा एफ, तो एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप क्या लिख सकते हैं, इट इज सिंपली नथिंग बट दिस इज सिग्मा एफ इनटू डी एप्सिलॉन। और दोस्तों हम कह सकते हैं क्या, दिस इज नथिंग बट दिस इज एक्चुअली वर्क डन, यस और नो? अब देखो आपको पता करना था मीन स्ट्रेस क्या होगा, करेक्ट है। तो हमने कंसीडर किया कि सपोज हियर वी हैव मीन स्ट्रेस सिग्मा बार, अगर ये सिग्मा बार एक्ट हो रहा है फॉर सेम स्ट्रेन, ये सानो फ्रॉम एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0 टू एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू 0 टू सम एप्सिलॉन वैल्यू एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन, तो ये जो एरिया है दिस एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया, ये सानो, करेक्ट है। तो इस एरिया को अगर मैं लिखूं तो क्या आएगा दोस्तों, इट इज सिंपली रिटर्न एज सिग्मा बार इज इक्वल टू, सॉरी, एरिया ऑफ दिस, तो मैं इसको अगर लिखूं दिस इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एज वर्क डन, तो इसे मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा बार इनटू एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1, ऐसा लिख सकता हूँ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, यस आर नो, यस आर नो? तो अब दोस्तों मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे ये कंप्लीट एरिया मिल जाएगा इस कर्व के अंदर का, और दिस एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, मैं लिख सकता हूँ सिग्मा बार इंटू एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये समझ में आया कि नहीं दोस्तों, पहले आप बताओ। हमने क्या किया, सिंपली हियर वी कंसीडर a strip whose length is d epsilon and the stress corresponding to this strip is nothing but this is sigma f, then the area of this strip is nothing but this is called as, इसे क्या कहेंगे दोस्तों, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेन एनर्जी, यस आर नो? एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इधर यू कैन से स्ट्रेन एनर्जी और यू कैन से वर्क डन, यस आर नो? करेक्ट है, कुछ भी कह सकते हो, इट्स योर चॉइस, क्योंकि स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी होता है, करेक्ट है। तो ये जो एरिया है दिस इज कंप्लीट एरिया, हमने अज्यूम किया कि अगर कोई सिग्मा बार मीन स्ट्रेस लग रहा है फॉर द सेम स्ट्रेस, तो जो एनर्जी यहाँ पे स्टोर होगी वही सेम एनर्जी इस कर्व के अंदर होगा, यस आर नो? कह सकते हैं कि नहीं, बोलो? तो स्ट्रेन एनर्जी ऑफ दिस 1 कह देता हूं, और चलो स्ट्रेन एनर्जी मैं इसे 2 कह देता हूं एवरेज के रिस्पेक्ट में, करेक्ट है, ऐसा लिख सकता हूं क्या? और दोनों इक्वल होंगे, ये सार नो, करेक्ट। अब यहाँ पे सिंपली मैं क्या लिख सकता हूं कि सिग्मा बार इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1 इंटीग्रेशन सिग्मा एफ इंटू डी एप्सिलॉन, ये सानो। और यहाँ पे जो ये वेरी कर रहा है, कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, फ्रॉम एप्सिलॉन 1 टू एप्सिलॉन 2, यही चेंज हो रहा है, ये सानो दोस्तों। तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इट इज वेरिंग फ्रॉम एप्सिलॉन 1 टू एप्सिलॉन 2, ऑल्दो हियर एप्सिलॉन 1 is equal to 0 and एप्सिलॉन 2 is equal to epsilon, therefore this is simply written as 1 by epsilon integration 0 to epsilon, and instead of sigma f simply here we can write k epsilon to the power n into d epsilon, ऐसा लिख सकता हूँ क्योंकि मीन फ्लो स्ट्रेस का इक्वेशन क्या है, सिग्मा एस, इस कर्व का जो इक्वेशन है दिस इज सिग्मा एफ इज इक्वल टू के एप्सिलॉन टू द पावर एन है, ये सानो, करेक्ट है दोस्तों। इसलिए हमने सिग्मा एफ की जगह के एप्सिलॉन टू द पावर एन लिख दिया। नाउ यू जस्ट इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, देन व्हाट यू विल गेट, here we can get k epsilon to the power n upon, sorry, n plus 1 upon n plus 1, ऐसा लिख सकते हैं क्या दोस्तों? एंड द लिमिट इज 0 टू एप्सिलॉन। अब इसकी अगर मैं लिमिट पुट करूं तो देखो क्या आएगा, सिंपली दिस लिमिट इज नथिंग बट दिस इज सिग्मा बार इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन इंटू के एप्सिलॉन टू द पावर क्या है दोस्तों यहाँ पे n प्लस 1, तो मैं इसे एप्सिलॉन टू द पावर n इंटू एप्सिलॉन लिख सकता हूँ,
ये सारो n+1 को, एंड हियर वी हैव n+1, और लिमिट जब पुट करोगे तो यही आएगा सेम, k epsilon to the power n+1 upon n+1, यही वैल्यू आएगा. नाउ यू कैन सी दिस इज कैंसिल आउट विद दिस, देन हियर वी कैन गेट सिग्मा बार इज इक्वल टू k epsilon to the power n upon n+1. दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ मीन फ्लो स्ट्रेस. मतलब अगर मैं इस एवरेज स्ट्रेस को अप्लाई करूं तो मुझे ये स्ट्रेन मिल सकता है. इज इट क्लियर? तो आई थिंक समझ में आ गया दोस्तों. ये कंप्लीट समझ में आया कि नहीं एनालिसिस? करेक्ट है. जनरली हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली हम आपको बता देते हैं कि मीन फ्लो स्ट्रेस होगा क्या, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीटली डेराइव करके बताया कि हाउ टू फाइंड आउट मीन फ्लो स्ट्रेस, हाउ टू फाइंड आउट मीन फ्लो स्ट्रेस. अगर अभी भी आपको डाउट रह गया हो तो बताओ मुझे. तो चलो मैं एक एनालॉगस फॉर्म की हेल्प से फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं कि मीन फ्लो स्ट्रेस होता क्या है. आप सभी ने ऑटोमोबाइल ऑटो आईसी इंजन पढ़ा होगा. आईसी इंजन में सबने देखा था कि दिस इज ऑटो साइकिल. अब आप कहोगे सर एनालॉगी ऑटो साइकिल की कैसे, क्यों? क्योंकि आप इससे काफी फेमिलियर रहते हो, है ना. तो चलिए इसी के हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि मीन फ्लो स्ट्रेस है क्या. सपोज ये हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करें ऑटो साइकिल. इज इट क्लियर? दिस इज वॉल्यूम एक्सिस एंड दिस इज प्रेशर एक्सिस, पीवी डायग्राम. तो इसका जो एरिया होगा दोस्तों, इसका एरिया क्या कहलाता है? दिस इज वर्क डन, यस और नो. और यहाँ पे देखो थ्रू आउट द साइकिल द प्रेशर इज कॉन्टिन्यूसली वेरिंग, बट सिंस हियर वी कंसिडर a a constant pressure, this is called as mean effective pressure, yes or no? इसे आप लोग कहते हो ऑटो ये आईसी इंजन में मीन इफेक्टिव प्रेशर. इज इट क्लियर? एंड दिस इज प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम. तो यहाँ पे आप देखो ये जो वॉल्यूम है दिस इज कॉल्ड एज स्वेप्ट वॉल्यूम, यस और नो? ये क्या है दोस्तों? दिस इज स्वेप्ट वॉल्यूम, दिस इज स्वेप्ट वॉल्यूम. इज इट क्लियर? इसे अगर मैं 1 कहूं और इसे 2, और ये यहाँ पे जो वॉल्यूम है दिस इज क्लियरेंस वॉल्यूम. यहाँ पे V2 है और यहाँ पे V1 है. तो जो Vs होता है दैट इज स्वेप्ट वॉल्यूम, दैट इज V1 माइनस V2 होता है. करेक्ट है. तो यहाँ पे भी मैं वही एज्यूम करता हूँ कि सपोज फॉर सेम स्वेप्ट वॉल्यूम, फॉर सेम स्वेप्ट वॉल्यूम व्हाट इज द मीन इफेक्टिव प्रेशर रिक्वायर्ड टू गेट सेम वर्क डन जो यहाँ पे मिल रहा है. इज इट क्लियर? सेम वर्क डन. तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, एरिया ऑफ दिस कर्व, यस और नो. अगर मैं इसे WD1 कह दूं तो दिस इज कॉल्ड एज एरिया ऑफ फर्स्ट पीवी डायग्राम, यस और नो. नेट वर्क डन WD1 इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू Vs स्वेप्ट वॉल्यूम. तो सिंपल आप कैलकुलेट करते थे मीन इफेक्टिव प्रेशर अपॉन वर्क डन अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम, इस तरीके से आप कैलकुलेट करते थे. तो दोस्तों यहाँ पे भी हमने सेम वही एनालॉगस फॉर्म यूज किया है कि जैसे यहाँ पे प्रेशर वेरी कर रहा है वहां पे स्ट्रेस कॉन्टिन्यूसली वेरी कर रही है. तो ऐसी मैं कौन सी प्रेशर वैल्यू कंसीडर, सॉरी, ऐसी कौन सी स्ट्रेस वैल्यू कंसीडर कर लो जिसमें मुझे वही सेम डिफॉर्मेशन मिले जो एवरेज के रिस्पेक्ट, जो इस पर्टिकुलर सिग्मा एफ के रिस्पेक्ट मिल रहा था, यस और नो? तो सेम एप्सिलॉन स्ट्रेन को ऑब्टेन करने के लिए मुझे इस स्ट्रेस को अप्लाई करना पड़ेगा, एंड दिस स्ट्रेस इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एज मीन फ्लो स्ट्रेस. तो आई थिंक दोस्तों समझ में आ गया व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मीन फ्लो स्ट्रेस. हेलो. और इस रिलेशन को आपको याद रखना है दोस्तों, इस रिलेशन को याद रखना है. सिग्मा बार इज इक्वल टू के एप्सिलॉन टू एन अपॉन n+1. इज इट क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन है, गेट 2015 में आया था. नाउ यू जस्ट ट्राई. The strain hardening exponent N of the stainless steel SS304 with a distinct yield and UTS value undergoing plastic deformation is. इस n की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? याद रखना n is always varying from 0 to 1. Yes or no? तो n should be greater than 0 and it should be less than 1. करेक्ट है. तो द करेक्ट आंसर इज C, और इसे आपको याद रखना है. करेक्ट है. n की वैल्यू 0 से 1 के बीच में वेरी करता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, गेट 2014 का है. A metal rod of initial length L0 is subjected to a drawing process. The length of the rod at any stand is given by the expression LT, that is L0 into 1 plus T square, where T is the time in minutes, the true strain rate in ये -1 मैंने ऊपर लगाना भूल गया, पर मिनट है ना, स्ट्रेन रेट पर मिनट.
इज इट क्लियर? स्ट्रेन रेट पर मिनट है, करेक्ट है दोस्तों। यहाँ एम मिनट टू द पावर -1 ऐसा है। एट द एंड ऑफ द 1 मिनट इज, आपको स्ट्रेन रेट पता करना है, ट्रू स्ट्रेन रेट एप्सिलॉन डॉट पता करना है दोस्तों, करेक्ट है। तो कैसे पता करेंगे बोलो? देखो सिंपली हियर वी हैव L is a function of t. L is a function of t and this is nothing but this is L naught 1 plus t square. इस रेट से दोस्तों क्या हो रहा है? इस रेट से ये डिफॉर्म हो रहा है मटेरियल। अगर हम यहाँ पे कोई लोड अप्लाई करें तो बिकॉज ऑफ दिस लोड द मटेरियल कैन डिफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू दिस रेट। एल टी इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस टी स्क्वायर, वेयर टी इज द टाइम इन मिनट्स और एल नॉट ऑलरेडी आपको पता है इनिशियल लेंथ क्या है यहाँ पे दोस्तों, एल नॉट। तो आपको पता करना है कि स्ट्रेन रेट क्या होगा। तो स्ट्रेन रेट अगर मैं दोस्तों बोलूं तो सिंपली क्या लिख सकते हैं बोलो? हेलो, देखो ट्रू स्ट्रेन हमने आपको बताया था, दिस इज नथिंग बट दिस इज डीएल बाई एल। आप लोग ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, करेक्ट है। अगर आप लोग ट्राई करना चाहो तो दोस्तों ट्राई कर सकते हो आप भी मेरे साथ। एप्सिलॉन क्या होगा यहाँ पे? डीएल बाई एल। ये स्ट्रेन हम इससे पता कर सकते हैं। आपके पास एल नॉट ओरिजिनल लेंथ गिवन है, अगर मुझे डीएल मिल जाए तो मैं स्ट्रेन बता सकता हूँ, यस और नो? तो सिंपली यू कैन राइट, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो, डीएल। तो डीएल क्या आएगा दोस्तों? व्हेन इट इज अ फंक्शन ऑफ टी तो सिंपली इट कैन बी रिटन एज डीएल क्या आएगा दोस्तों? दिस इज सिंपली रिटन एज एल नॉट इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा प्लस 2t, यस और नो? ऐसा लिख सकता हूँ क्या? हेलो, करेक्ट है। तो सिंपली हम कह सकते हैं चेंज इन लेंथ एट ए टाइम टी इज एल नॉट टाइम्स ऑफ 2t, यस और नो? तो कह रहा है कि आफ्टर 1 मिनट क्या होगा? तो dl एट 1 मिनट व्हेन टाइम इज इक्वल टू 1 मिनट, तो क्या आएगा दोस्तों? ये सिंपली हियर वी कैन राइट 2 टाइम्स ऑफ एल नॉट, यस और नो? 2 टाइम्स ऑफ एल नॉट। और वन मोर थिंग, इस लेंथ को मैंने डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो सिंपली इसे मैं लिख सकता हूँ डीएल बाई टी। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों? दिस कैन बी रिटन एज dl बाई dt, दिस इज इक्वल टू टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था ना दोस्तों, तो सिंपली क्या आ जाएगा ये एल नॉट इंटू 0 प्लस 2t, यस आर नो? ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? चेंज इन लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इस रेट से चेंज हो रहा है, करेक्ट है। तो स्ट्रेन रेट क्या होगा? स्ट्रेन रेट इज नथिंग बट दिस चेंज dl बाई dt, चेंज इन लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, यस आर नो? ऐसे लिख सकता हूँ क्या? देखो डिफरेंशिएट हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे रेट चाहिए, स्ट्रेन रेट। तो मुझे जो लेंथ में चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, किस रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, उसका फंक्शन क्या होगा, हमें वो पता करना है, करेक्ट है दोस्तों? इसलिए हमने यहाँ पे इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। इज इट क्लियर? वो ऑल्सो वो सेम आएगा, आपने डिफरेंशिएट नहीं किया होगा तब भी रिजल्ट सेम आएगा, डिफरेंशिएट किया तब भी, बट करेक्ट मेथड यही होता है, करेक्ट। स्ट्रेन रेट जो होगा दैट इज चेंज इन लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। इज इट क्लियर? इसे कह देते हैं हम स्ट्रेन रेट, करेक्ट है। अब इसको चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो एप्सिलॉन डॉट इज इक्वल टू डेल एल बाई डेल टी क्या है दोस्तों? एल नॉट इंटू 2 टाइम्स ऑफ टी, करेक्ट है। एंड डिवाइडेड बाई क्या होगा दोस्तों? एल नॉट 1 प्लस टी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं क्या? दिस इज ओरिजिनल लेंथ, करेक्ट है। और यहाँ पे मुझे लेंथ क्या चाहिए? ओरिजिनल लेंथ। या चलो मैं इसको और भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, कैसे? यू कैन सी हियर
एल एल नॉट ओरिजिनल लेंथ व्हेन टी इज इक्वल टू क्या है, जीरो है। करेक्ट है, टी इज इक्वल टू जीरो, ऐसा कह सकते हैं क्या हम? हेलो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है क्वेश्चन, अ मेटल रॉड ऑफ इनिशियल लेंथ इज एल नॉट इज सब्जेक्टेड टू अ ड्राइंग प्रोसेस। अच्छा, ये ड्राइंग का क्वेश्चन था, कोई बात नहीं। द लेंथ ऑफ द रॉड एट एनी स्टैंड इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। एट एनी स्टैंड ये था, वेयर टी इज द टाइम इन मिनट्स, द ट्रू स्ट्रेन रेट। इज इट क्लियर? ट्रू स्ट्रेन रेट इन पर मिनट्स एट द एंड ऑफ 1 मिनट। मतलब आपने डिफॉर्मेशन स्टार्ट किया और उसके 1 मिनट बाद आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आफ्टर द स्टार्ट ऑफ डिफॉर्मेशन 1 मिनट बाद दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेन क्या होगा, ये सा नो। तो यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे यही लिखूंगा कि स्ट्रेन रेट दिस इज इक्वल टू टी एल बाई डी टी, टी एल बाई डी टी। करेक्ट, और यहाँ पे टी की वैल्यू क्या होगी, व्हेन टी इज इक्वल टू 1 मिनट, ये सा नो, डिवाइडेड बाई एल नॉट इंटू 1 + t²। क्योंकि ये पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहा है और कब की बात कर रहा है ये नहीं पता हमें, कि ये बिगिनिंग से कह रहा है या किसी एक पर्टिकुलर, जैसे सपोज ये आपके पास मटेरियल है, आपने इसमें डिफॉर्मेशन स्टार्ट किया और इसका डिफॉर्मेशन सपोज यहाँ हो गया। करेक्ट है, तो हम कहते हैं कि सपोज दिस इज योर रेफरेंस और उसके बाद डिफॉर्मेशन हुआ एट अ टाइम टी इज इक्वल टू 1। करेक्ट है, इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पे इक्वेशन एग्जैक्टली एल नॉट ना लेके यहाँ पे क्या ले रहा हूं मैं, इस पर्टिकुलर टाइम पे, जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो सोच रहा है, जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो हमें फाइंड आउट करवा रहा है वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, एल नॉट इंटू 1 + t²। करेक्ट है, ये हमें इक्वेशन लिखना चाहिए। करेक्ट है, अगर ये यहीं से स्टार्ट होता और बोलता है कि आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू 1 मिनट व्हाट इज द डिफॉर्मेशन, अगर हमारे पास ये रेफरेंस होता तब तो दोस्तों हम डायरेक्ट यहाँ पे एल नॉट यूज कर सकते थे, ये सानो। बट यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है द लेंथ ऑफ द रॉड एट एनी इंस्टेंट दैट इज एल टी इज इक्वल टू एल नॉट 1 + t², है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये लेंथ है। ठीक है, तो हमने कह दिया कि भाई यहां से यहां तक पहुंच गए एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट, हियर द लेंथ इज एल नॉट 1 + t²। करेक्ट है, अब कह रहा है कि इसके बाद आफ्टर 1 मिनट्स, इसके 1 मिनट्स के बाद स्ट्रेन रेट क्या होगा। तो अब हमारा रेफरेंस दोस्तों ये आ गया, ये सार नो। इज इट क्लियर? दिस इज अवर न्यू रेफरेंस। तो आई थिंक ये समझ में आए, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तभी आगे क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। करेक्ट है, हेलो, ये समझ में आया क्या, ये क्या कह रहा हूं मैं? शिव ज्योति, सौम्या, एनीवन, हेलो? क्योंकि यहाँ पे की पॉइंट यही है, ठीक है ना? हेलो, एनीवन? ये रेफरेंस समझ में आएगा ना कि हमने न्यू रेफरेंस क्यों ले लिया, क्योंकि कह रहा है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे लेंथ अगर ये है, करेक्ट है, तो बोल रहा है कि टाइम 1 मिनट के एट द एंड ऑफ 1 मिनट, इसके 1 मिनट के बाद स्ट्रेन रेट क्या होगा, इसलिए मैंने न्यू रेफरेंस ये आ गया, इसलिए मैंने यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ ये लिखी एल नॉट 1 + t²। अब मुझे स्ट्रेन रेट चाहिए व्हेन द टाइम इज 1, तो यहाँ पे हम दोस्तों क्या कंसिडर करेंगे, व्हेन द टाइम इज 1 मिनट। इज इट क्लियर? इस पे हमें बताना है। तो अब यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 पुट कर दो, तो क्या आएगा, पहले dl/dt की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो सिंपली ये क्या है, 2 टाइम्स ऑफ एल टी डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे एल क्या है, एल नॉट, तो एल नॉट इंटू 1 + t²। अब यहाँ पे जो लिमिट होगा दोस्तों हमें पुट करना है एट टी इज इक्वल टू 1 मिनट। करेक्ट, तो अब देखो यहाँ पे आंसर क्या है, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एल नॉट से एल नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1। तो दोस्तों यहाँ पे जो आंसर आएगा दिस इज इक्वल टू 1 पर मिनट। करेक्ट है, तो स्ट्रेन रेट का आंसर यहाँ पे एप्सिलॉन डॉट क्या आ गया दोस्तों, एप्सिलॉन डॉट इज इक्वल टू हो गया 1 मिनट पर मिनट, यस आर नो, दिस इज द स्ट्रेन रेट। तो करेक्ट आंसर इज 1। करेक्ट है, तो आई थिंक समझ में आ गया दोस्तों ये कंप्लीट ये क्वेश्चन। अगर ये यहाँ पे ऐसा नहीं कहता, शुरू में ही कह देता कि इफ द इनिशियल लेंथ इज एल नॉट, करेक्ट है, initial length is L naught and this L naught is a function of t,
दिस एल नॉट इज a function of t, suppose l times 1 plus t square या कुछ भी फंक्शन हो जाता, करेक्ट है। इट मीन्स इसी पे बता रहा है कि जो इलोंगेशन होगा वो इस रेट से होगा विच इज अ फंक्शन ऑफ टी। तो इस केस में मैं क्या करता कि t इज इक्वल टू जो भी टाइम, सपोज 1 मिनट बाद बोल रहा है तो t इज इक्वल टू 1 मिनट या t इज इक्वल टू 1 मिनट पे क्या करेंगे हम एल नॉट फाइंड आउट कर देंगे और सेम चेंज क्या होगा हम ये पता कर लेंगे 1 मिनट बाद लेंथ, सॉरी इनिशियली लेंथ तो एट टी इज इक्वल टू 0 लेंथ तो एल नॉट हो जाता है और 1 मिनट बाद लेंथ क्या होगा एल इंटू 1 + 1 तो 2l हो जाता है। तो उस केस में आप जो स्ट्रेन देते हैं तो सिंपली एल एन 2 डायरेक्ट आंसर आ जाता। यस आर नो, सॉरी, यस, डायरेक्ट 2 आ जाता आंसर, करेक्ट है। एल एन नहीं डायरेक्ट 2 क्योंकि डीएल बाई एल हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं? लेकिन यहाँ पे रेफरेंस चेंज कर दिया इसलिए मुझे इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ा, करेक्ट। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था के 2014 में, करेक्ट है। और जनरली इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों पहले कभी आते नहीं थे ना, लेकिन जो न्यू ट्रेंड्स आया है वहां पे क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से ही मिलेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ एन एक्सपोनेंशियल। जो स्ट्रेन हार्डिंग एक्सपोनेंट था इसकी वैल्यू पता करना है एट मैक्सिमम लोड, इज इट क्लियर? मैक्सिमम लोड के लिए इसकी वैल्यू हमें पता करना है। सो लेट अस कंसीडर हियर सिग्मा इज इक्वल टू के एप्सिलॉन टू द पावर n, दिस इज पावर लॉ, ये ऑलरेडी आपको पता है, ये सानो। एंड सपोज इफ वी कंसीडर दिस इज इक्वेशन 1, करेक्ट है। नाउ फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ n लेट अस कंसीडर an object of वॉल्यूम, एन ऑब्जेक्ट ऑफ वॉल्यूम v, किसी हम v वॉल्यूम का, ओरिजिनल वॉल्यूम v का हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, देन दिस वॉल्यूम v इज नथिंग बट दिस इज रिटर्न एज, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इट इज सिंपली रिटर्न एज एरिया इनटू लेंथ, करेक्ट। मैं ये डिफरेंशिएशन ये मैं आपको बता रहा हूँ डिटरमिन करके, करेक्ट है, क्योंकि आईएएस में कन्वेंशनल प्रॉब्लम तो आ सकता है लेकिन गेट के लिए आप सिंपल सा अगर ये रिलेशन भी याद रखे ना तो भी काम हो जाएगा। और ये कैसे आता है मुझे यही बताना है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, एरिया इंटू लेंथ, यस आर नो, करेक्ट है। तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, इफ वी कंसीडर इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव देन इट इज सिंपली रिटर्न एज डीवी इज इक्वल टू एरिया टाइम्स डीएल प्लस एरिया टाइम्स डीएल प्लस एल टाइम्स ऑफ डी ए, ऐसा लिख सकते हैं आफ्टर डिफरेंशिएशन, इज इट क्लियर? सो फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे मैं आपको एक रिजल्ट बता दूं उससे पहले कि इन केस ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन द चेंज इन वॉल्यूम, the change in volume is remain zero, yes or no? In case of plastic deformation the change in volume is always considered as zero, is it clear? And तो यहाँ पे सिंपली मैं लिख सकता हूँ कि आफ्टर डिफरेंशिएशन ऑफ above equation we can write dv is equal to area times of dl plus l times of da, correct है। and now if we can put volume law of volume constancy, yes or no? या सिंपली मैं लिख सकता हूं as we know that in a plastic deformation, the change in volume is always considered as zero, तो सिंपली हम यहाँ पे dv is equal to 0 पुट कर सकते हैं, yes or no? And once you get this then above equation can be written as क्या लिख सकते हैं दोस्तों, you can see here dl by l is written as minus of da by a, and now you can see here this dl by l is nothing but this is elementary strain, true strain, yes or no? This is called as elementary true strain, लिख सकते हैं क्या ऐसे हम दोस्तों, हेलो। and suppose this is equation number 2, correct। and now you can see if I draw a stress versus strain diagram, then you can see here this is ultimate stress point, and in this ultimate stress point
यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, अगर यहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो सिंपली लिख सकता हूं एट दिस मैक्सिमम लोड पॉइंट दिस डी सिग्मा बाई डी एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। करेक्ट, यहाँ पे स्लोप क्या हो गया, जीरो। डी सिग्मा बाई डी एप्सिलॉन क्या है, दिस इज स्लोप, और यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो। एंड हियर वी कैन गेट एफ मैक्सिमम, क्या मिलेगा दोस्तों यहाँ पे, हियर वी कैन गेट मैक्सिमम फोर्स। इज इट क्लियर? तो देखो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, force, maximum force F can be written as maximum stress into area. Yes or no? If this is F max, then this is sigma max into area. And now if we can differentiate this equation, dF by d epsilon, dF by d epsilon is equal to d sigma by d epsilon into, sorry, d sigma by d epsilon into A plus dA by d epsilon into sigma। ऐसे लिख सकते हैं क्या दोस्तों? हेलो हेलो, एनीवन? हेलो, ये समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं दोस्तों, यहाँ पे बोलो। करेक्ट है। तो अब अगर मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूं दोस्तों, तो मैक्सिमम पॉइंट पे जो फोर्स का स्लोप भी यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, जीरो होगा। करेक्ट है। एट मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे सिंपली लिख दूं, और एट मैक्सिमम लोड, मैंने आपको स्ट्रेस वाला बताया, एट मैक्सिमम लोड, at maximum load, if you have load versus displacement curve, then at maximum load this df is always equal to क्या होगा, this slope df by d epsilon, this slope can also be written as zero। इज इट क्लियर? मैं इसको यहाँ पे जीरो कर देता हूँ, ये जो स्लोप होगा दिस इज इक्वल टू जीरो स्लोप हो जाएगा। करेक्ट है। एंड आफ्टर दैट अगर मैं इसको ऐसे कंसिडर करूं कि स्लोप एट मैक्सिमम लोड इज इक्वल टू जीरो, करेक्ट है, तो सिंपली यहां से मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा माइनस डी ए बाई ए। इस इक्वेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो माइनस डी ए बाई ए इज इक्वल टू डी सिग्मा बाई सिग्मा। हमारे पास दोस्तों एक ऐसा इक्वेशन आएगा, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। इज इट क्लियर? करेक्ट है। और जैसे हमें इक्वेशन मिल गया, सॉरी यहाँ पे मैंने रोमन नंबर लिखा और यहाँ पे मैंने, correct, like this. So now from equation 2 and 3, करेक्ट है। ये डेरिवेशन इसलिए बता रहा हूँ कि आईएएस में तो कन्वेंशनल में आएगा, लेकिन गेट में इससे कोई लेना देना नहीं है ना। गेट के लिए सिर्फ रिजल्ट ही इनफ है, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो आप इसके लिए परेशान मत होना, क्योंकि ये जो डेरिवेशन है थोड़ा जुगाड़ टाइप का डेरिवेशन है। करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या आएगा ये, तो ये सिंपली यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैं इसे शॉर्ट में भी पहले बताता, लेकिन मैं यहाँ पे एलिबरेटेड फॉर्म में बता रहा हूँ, अदरवाइज पहले मैं इसको शॉर्ट में 2-3 स्टेप में ही सॉल्व करके बता देता था कैसे आएगा। करेक्ट है। बट उससे अगर आप आईएएस में लिखोगे कन्वेंशनल प्रॉब्लम, करेक्ट है, ये मैक्सिमम लोड मैंने आपको कहा ना, मैक्सिमम लोड, लोड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व में, लोड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व में जो आपका स्लोप होगा लोड का एट मैक्सिमम लोड, वहां पे जीरो मिलेगा। करेक्ट है। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर इक्वेट करूं, माइनस डी ए बाई ए की जगह मैं सिंपली लिख सकता हूँ, और एक तो आज पेन भी सही से नहीं चल रहा, डी एप्सिलॉन दिस इज इक्वल टू डी सिग्मा बाई सिग्मा, ऐसे लिख सकते हैं। सॉरी, मैक्सिमम लोड पे कह रहा हूं मैं, मैक्सिमम लोड पे फोर्स को मैक्सिमम, चलो मैं आपको फिर से बताता हूँ। यहाँ पे जो स्लोप होगा, देखो यहाँ पे, दिस इज ट्रू स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम। करेक्ट है, ट्रू स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम लाइक दिस।
करेक्ट है। एंड दिस इज मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट, मैं बार बार फोर्स कह देता हूँ, दिस इज सिग्मा मैक्स पॉइंट, दैट इज यूटीएस पॉइंट, और सिंपली यू कैन से यूटीएस, है ना। मैं बार बार फोर्स कह देता हूँ, एक्चुअली दिस इज यूटीएस पॉइंट। एट दिस यूटीएस पॉइंट, यहाँ पे स्लोप क्या होगा दोस्तों, एट दिस यूटीएस पॉइंट हियर वी हैव स्लोप इज जीरो। फोर्स का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रेन यहाँ पे क्या होगा, जीरो। स्ट्रेस का वेरिएशन या फोर्स का वेरिएशन दोनों क्या होगा यहाँ पे, जीरो होगा। मैंने यहाँ पे क्या, अगर मैं यहाँ पे देखूं कि डी सिग्मा बाई डी एप्सिलॉन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो जाएगा, जीरो। और और यहीं पे अगर मैं डी एफ बाई डी एप्सिलॉन लिखूं तो भी जीरो। क्यों ऐसे लिख सकते हैं हम, क्योंकि सिग्मा की जगह आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा इज नथिंग बट, क्योंकि जब स्ट्रेस वेरी नहीं कर रहा तो फोर्स भी चेंज नहीं होगा, ऐसा नो। सिग्मा इज इक्वल टू, सॉरी मैं सिग्मा कह रहा हूँ, फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया, ये सार नो। फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। इफ योर सिग्मा इज कांस्टेंट, सॉरी सिग्मा इज कांस्टेंट नहीं, स्लोप ऑफ दिस कर्व दैट इज डी सिग्मा बाई डी एप्सिलॉन इज जीरो, तो सिंपली हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो डी एफ बाई डी एप्सिलॉन दिस इज इक्वल टू डी सिग्मा बाई डी एप्सिलॉन व्हेन द एरिया इज कांस्टेंट। अगर मैं इस एरिया को कांस्टेंट एज्यूम कर लूं तो दोस्तों अगर ये जीरो होगा, कब, व्हेन वी कंसीडर व्हेन द एरिया इज कांस्टेंट, इज इट क्लियर। तो डी सिग्मा बाई डी एप्सिलॉन क्या होगा, यहाँ पे स्लोप, दिस स्लोप इज जीरो। अगर ये स्लोप जीरो तो इस स्लोप को भी हम सिंपली कह सकते हैं जीरो, यस और नो, करेक्ट है। चलो, एक्चुअली मैं इसीलिए डेरिवेशन नहीं बताता था क्योंकि थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन कहीं ना कहीं रह ही जाता है, ठीक है ना। खैर कोई बात नहीं, चलो आप देखो। तो सिंपली क्या है, इक्वेशन आ गया दोस्तों, अगर मैंने इक्वेशन टू एंड थर्ड को कंपेयर किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया डी सिग्मा बाई सिग्मा। एंड नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे आप देखो इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि ये इक्वेशन मुझे थोड़ा सा जुगाड़ लगता है ना, ये डेरिवेशन ये कंप्लीटली जुगाड़ लगता है। ये इक्वेशन है, नाउ इफ वी कैन डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन देन व्हाट वी विल गेट, आफ्टर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इक्वेशन एफ इक्वेशन हमें क्या मिलेगा दोस्तों, इट इज सिंपली रिटर्न एज डी सिग्मा बाई डी एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन टू द पावर एन माइनस वन, यही होगा डिफरेंशिएशन। सॉरी और कुछ भी आएगा क्या, एन, दिस इज एन टाइम्स क्या आएगा दोस्तों, एन टाइम्स के टू द पावर, सॉरी के इंटू एप्सिलॉन टू द पावर एन माइनस। ये इक्वेशन आएगा अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूं। एंड सपोज अगर मैं कहूं कि दिस इज इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 5, तो दोनों इक्वेशन, इसको मैं और एक स्टेप और लिख देता हूं यहाँ पे देखो, फिर हम लोग इसे कंपेयर करेंगे, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन में। तो लेट्स सी हियर, this equation can also be written as d sigma by d epsilon, this is equal to sigma, and now this is equation number 4। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस में कंपेयर करूं दोस्तों तो क्या आएगा, इंस्टेड ऑफ डी सिग्मा यहाँ पे चलो लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, अगर इन दोनों इक्वेशन लिखें तो क्या आएगा देखो, दिस सिग्मा कैन बी रिटर्न एज n इंटू के एप्सिलॉन टू द पावर n अपॉन एप्सिलॉन। और के एप्सिलॉन टू द पावर n क्या होता है दोस्तों, दिस इज नथिंग बट दिस इज सिग्मा, यस और नो, के एप्सिलॉन टू द पावर n इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा n इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तो याद रखना इस रिजल्ट को, एंड रिमेंबर दिस रिजल्ट इज ओनली वैलिड एट यूटीएस। सिर्फ कहाँ पे वैलिड है, दिस रिलेशन इज ओनली वैलिड एट यूटीएस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस पॉइंट जो है वहीं पे रिलेशन वैलिड है। मींस एट मैक्सिमम स्ट्रेस और मैक्सिमम लोड द स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एप्सिलॉन। और ये कहानी इसलिए बताई क्योंकि इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स अभी रिसेंट में आए हुए हैं। देखो यहाँ पे गेट 2015 में एक क्वेश्चन आया हुआ था, सॉरी गेट 2005 में क्वेश्चन आया हुआ था, और कुछ और भी क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, आप लोग ट्राई करोगे क्या इस क्वेश्चन को। द ट्रू स्ट्रेन कर्व इज गिवन बाय दिस रिलेशन, सिग्मा इज इक्वल टू 1400 इंटू एप्सिलॉन टू द पावर 0.33, ये आपको गिवन है। वेयर द स्ट्रेस इज सिग्मा इन मेगा पास्कल,
द ट्रू स्ट्रेस एट मैक्सिमम लोड, यहाँ पे क्या पूछा गया है, द ट्रू स्ट्रेस एट मैक्सिमम लोड, द ट्रू स्ट्रेस, द ट्रू स्ट्रेस एट मैक्सिमम लोड। और मैक्सिमम लोड जैसे ही कह देता दोस्तों, इमीडिएटली हम कह देंगे भाई कि जो एप्सिलॉन है, और सॉरी एन जो है वो एप्सिलॉन के इक्वल होगा, यस आर नो, एन इज इक्वल टू एप्सिलॉन, करेक्ट, एन इज इक्वल टू एप्सिलॉन एट मैक्सिमम लोड, एन इज इक्वल टू एप्सिलॉन। और इसकी वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, एन की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 0.33, तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो गई 0.33, ये आर नो। और जैसे मिल गया तो अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करो और आंसर के मजे लो। तो 1400 इंटू 0.33 टू द पावर 0.33, ऐसा कुछ कर सकते हैं। 971, वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज 971। तो ऐसा प्रॉब्लम दोस्तों, हम ऐसे प्रॉब्लम हमारे सामने आ सकते हैं, करेक्ट है। तो जैसे आपसे कह दे मैक्सिमम लोड, तो आपको सिर्फ इस इक्वेशन को याद करना है और ये इक्वेशन आते ही सारे आंसर बन जाएंगे, करेक्ट है। दिस इज द की पॉइंट, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। स्ट्रेन हार्डनिंग इफेक्ट, अब मैं थोड़ा सा ये आपको बता देता हूँ स्ट्रेन हार्डनिंग इफेक्ट क्या है, और इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। You can see here, suppose we have a material like this, correct? Now you just apply load on this sample, then the material can deform like this। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें लोड कब तक अप्लाई करेंगे, जब तक हमें लिटिल बिट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, परमानेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ना मिल जाए, करेक्ट है दोस्तों। तो हमने कुछ इस तरीके से इसको लोड किया लाइक दिस at a certain plastic deformation value, and after that we reload, मतलब इसको मैंने क्या किया, सॉरी, आफ्टर दैट हमें यहाँ पे लोड को रिलीज कर दिया। पहले हमने लोड अप्लाई किया अप टू सम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एंड देन वी जस्ट रिलीज द लोड। जैसे हम लोड को रिलीज करते हैं दोस्तों, तो ये यहाँ पे पहुंचता है, और ये क्या शो कर रहा है कि एट दिस पोजिशन हियर वी हैव सम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, परमानेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, इज इट क्लियर, करेक्ट है। परमानेंट यहाँ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आपको मिल रहा है। जब हम क्या करेंगे, इसको बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट हम लोड अप्लाई करेंगे एंड देन वी जस्ट रिलीज द लोड। और ये क्या कह रहा है, इस सिग्मा वाई के पहले जो लोडिंग है दिस इज अंडर इलास्टिक लिमिट, और यहाँ पे लिखा है नो इफेक्ट ऑन डिफॉर्मेशन ऑन इलास्टिक मॉडुलस, ये पॉइंट याद रखना, इलास्टिक मॉडुलस पे डिफॉर्मेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और अंडर इलास्टिक लिमिट डिफॉर्मेशन में लोड रिलीज करते ही वो अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन कर देता है। लेकिन अगर मैं इसको लोड करूं अप टू सम plastic limit and then reload, sorry, then we release the load like this, then here we can get some permanent deformation. But the thing is, after this reloading, sorry, after this releasing of load, again if we can load, अगर मैं इसको फिर से लोड करूं दोस्तों, लोड रिलीज करने के बाद अगर मैं इसको फिर से लोड करूं, तो देखोगे आप यहाँ पे कैसा इफेक्ट मिलेगा कि जो प्रीवियसली प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वाला पॉइंट था जहां से हमने इसको अनलोड किया था, वही आपका अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, न्यू यील्ड पॉइंट। इज इट क्लियर, दिस इज न्यू यील्ड पॉइंट, एंड दिस न्यू यील्ड पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज डिफॉर्म्ड यील्ड पॉइंट इज ग्रेटर देन अनडिफॉर्म्ड यील्ड पॉइंट। मतलब जैसे सर्टेन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ और उसके बाद अनलोड करके रीलोड करेंगे हम, तो मेटल की जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। इज इट क्लियर, मेटल की यील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे इंक्रीज हो रही, और जो कि मैंने सेकंड फिगर में शो किया है। यहाँ पे आपने क्या किया, इसको लोड किया आपको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, देन अनलोड किया, एंड आफ्टर देन अगेन मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो आप देखो यहाँ पे जो न्यू यील्ड स्ट्रेस मिलता है दैट वन इज हायर देन प्रीवियस वन, जो कि अनडिफॉर्म्ड सैंपल का, अनडिफॉर्म्ड मटेरियल का यील्ड स्ट्रेस था, यस और नो। तो ये जो स्ट्रेस में इनहेंसमेंट है, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेन हार्डनिंग और वर्क हार्डनिंग फिनोमिना। इज इट क्लियर। चलो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, याद कर, यहां फिर से देखो एक बार दोस्तों, मैंने आपको कहा कि फर्स्ट हियर आई एम गोइंग टू अप्लाई अ लोड अप टू अ सर्टेन इलास्टिक लिमिट एंड सॉरी अप टू सर्टेन प्लास्टिक लिमिट, ऐसा नो, इलास्टिक लिमिट से बियॉन्ड हम कुछ लोड तक हम इसे लोड करेंगे, इसको फिर हम रीलोड कर रहे हैं। तो रीलोड जब करेंगे दोस्तों, तो एग्जैक्टली वो सेम पोजीशन पे नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे परमानेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन
हो चुका है। और ये जो डिफॉर्मेशन है दैट इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। और इसके बाद फिर से अगर मैं इसको लोड करूं, अगर मैं इसको फिर से इसी पोजीशन से लोड कर दूं, तो अब यहाँ पे जो प्रीवियसली अनलोडिंग पॉइंट था, न्यू यील्ड स्ट्रेस हो जाएगा और इसके बाद फिर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। ये सामने तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ डिफॉर्म्ड सैंपल, the yield strength of the deformed, plastically deformed sample is higher than the undeformed sample। और ये स्ट्रेंथ में जो इन्हेंसमेंट हो रहा है फ्रॉम अनडिफॉर्म टू डिफॉर्म, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज स्ट्रेन हार्डनिंग फिनोमिना। इज इट क्लियर? तो आई थिंक दोस्तों समझ में आया कि नहीं? बोलो, ये समझ में आ गया क्या कह रहा हूं मैं? बोलो हेलो। क्योंकि इसी से रिलेटेड यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यू कैन सी हियर, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर मुझे दे सकते हो क्या? दिस इज फ्रॉम गेट 2019। ये 2019 का क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन बहुत बड़ा है और सोल्यूशन इसका सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, और विदाउट एनी कैलकुलेशन यू कैन गेट द आंसर। करेक्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसीडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर एन आइडियल इलास्टिक प्लास्टिक स्ट्रेन हार्डनिंग मेटल एज शोन इन फिगर। द मेटल वाज लोडेड इन यूनिएक्सियल टेंशन स्टार्टिंग फ्रॉम O। अपॉन लोडिंग द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व passes through initial yield point at P and then strain hardened to point Q। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? Here we can get plastic deformation where the loading was stopped and from point Q the specimen was unloaded to point R। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? देखो, यहाँ पे हम इसे लोड कर रहे हैं और फिर यहाँ पे हम इसे अनलोड कर रहे हैं, और अनलोड करेंगे तो ये न्यू पॉइंट Q पे पहुंच गया, सॉरी R पे, वेयर द स्ट्रेस इज जीरो। करेक्ट है, यहाँ पे स्ट्रेस जीरो हो चुकी है। नाउ इफ द सेम स्पेसिमेन इज रीलोडेड इन टेंशन फ्रॉम पॉइंट R, then the value of stress at which the material yield again। द करेक्ट आंसर इज 210। वेरी गुड, 210। इसी के लिए मैंने वो कॉन्सेप्ट बताया था इस क्वेश्चन के लिए, कि अगर मैं इसे फिर से रिलोड करूंगा तो जो यहाँ पे जहां से आपने अनलोड किया था वही आपका अब यहाँ पे न्यू यील्ड स्ट्रेस है। दिस इज सिग्मा वाई डैश, और ये जो है दोस्तों दिस इज सिग्मा वाई। इज इट क्लियर? देन द करेक्ट आंसर इज 210 मेगा पास्कल। तो आई थिंक समझ में आ गया दोस्तों ये आंसर क्यों हुआ। हेलो एनीवन? प्रतीक समझ में आया कि नहीं? बोलो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो, गेट 2018 में क्वेश्चन आया था। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आए थे, इसलिए मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा ज्यादा इलेबोरेट करके मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। करेक्ट है। देखो यहाँ पे द ट्रू स्ट्रेस वर्सेस ट्रू स्ट्रेन डायग्राम ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग मटेरियल इज शोन इन द फिगर। द फर्स्ट देयर इज लोडिंग अप टू पॉइंट ए, यहाँ तक आपने लोड किया, दैट इज अप टू स्ट्रेस 500 मेगा पास्कल। इसके रिस्पेक्ट में स्ट्रेस क्या? 500 मेगा पास्कल। एंड स्ट्रेन इसके रिस्पेक्ट में, इसी ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में स्ट्रेन है 0.5। देन द फॉर्म देन द देन फ्रॉम पॉइंट ए देयर इज अनलोडिंग। अब यहां से मैं अनलोडिंग करूंगा अप टू पॉइंट बी, जहां पे स्ट्रेस है 100 मेगा पास्कल। इज इट क्लियर? देन गिवन दैट द यंग्स मॉडुलस इज 200 जीपीए, द नेचुरल स्ट्रेन, मैंने आपको कहा था ना कि लोड करके अनलोड करोगे तो यंग्स मॉडुलस में कोई चेंजेस नहीं आता, मतलब जो स्लोप होगा कर्व का रिमेन सेम होगा। तो यंग्स मॉडुलस इक्वल टू 200 जीपीए। देन द नेचुरल स्ट्रेन एट पॉइंट बी, आपको इस पॉइंट पे यहाँ पे जो स्ट्रेन है दिस वन, इसे आपको पता करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। एप्सिलॉन बी इज इक्वल टू क्या होगा। करेक्ट है दोस्तों? तो चलिए देखिए इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सिंपल, देखो ये इसका जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है, स्लोप ऑफ दिस कर्व, स्लोप ऑफ ए बी लाइन, ये क्या कहलाएगा दोस्तों? दिस इज नथिंग बट दिस इज यंग्स मॉडुलस। कह सकते हैं क्या? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में अगर मैं उसका स्लोप लिखूं तो क्या कहलाएगा? यंग्स मॉडुलस कहलाएगा। ये साथ तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा? सपोज अगर ये एंगल थीटा है तो टेन थीटा, दिस इज स्लोप। तो ये क्या होगा दोस्तों? अगर ए है, दिस इज बी है, और इसे मैं अगर कह देता हूं सपोज दिस इज, सपोज मैं इसको इरेज कर देता हूं, आपको पता तो चली गया सब कुछ क्या है। ये सार नो, चलो देखो आंसर आ गया क्या? एनीवन? चलो बोलो फटाफट।
देखो ये अगर मैं इस पॉइंट को ई कह दूं दोस्तों, तो टेन थीटा, अगर मैं इस एंगल को सपोज थीटा एंगल कह दूं, तो क्या आएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज ए ई डिवाइडेड बाई बीई। करेक्ट। और टेन थीटा क्या होता है, टेन, दैट इज टेन थीटा इज अ स्लोप। तो मैं सिंपली दिस इज इक्वल टू ई लिख सकता हूं क्या, यस और नो। यहाँ पे देखो आपको क्या पता करना था, बीई। बीई इज नथिंग बट इट कैन बी रिटर्न एज ए ई अपॉन कैपिटल ई। और यहाँ पे बी क्या कहलाएगा दोस्तों, ये बी क्या कहलाएगा, तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, सपोज एट दिस पॉइंट, सपोज इफ वी हैव स्ट्रेन एप्सिलॉन बी, करेक्ट है, तो सिंपली दिस बी इज नथिंग बट इट कैन बी रिटर्न एज 0.5, मैक्सिमम स्ट्रेन 0.5 है, करेक्ट है, इस पॉइंट पे। और उसमें अगर मैं ई बी को माइनस कर दूं, तो ये बी मिल जाएगा माइनस एप्सिलॉन बी, देन हियर वी कैन गेट बी, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज ए बाई ई। चलिए अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो सिंपली क्या है, देखो 0.5 टाइम्स एप्सिलॉन बी इक्वल टू ए। व्हाट इज ए? ए इज नथिंग बट 500 माइनस 100, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 500। देखो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मैक्सिमम स्ट्रेस क्या है दोस्तों, यहाँ पे, यहाँ से मैक्सिमम स्ट्रेस 500 है, और यहाँ से इसकी वैल्यू 100 है, तो 500 में 100 माइनस कर दो तो रिमेनिंग बचेगा, दैट इज ए। एंड यंग्स मॉडुलस इज गिवन, दैट इज 200 जीपीए इंटू 10 टू पावर 3। यहाँ पे देखो क्या आ गया, 0.5 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन बी, दिस इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 10 टू पावर 3। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ये सिंपली हियर वी कैन गेट 2 इंटू 10 टू दावर माइनस 3, यही आएगा। तो एप्सिलॉन बी इज नथिंग बट इट कैन बी रिटर्न एज 0.5 माइनस 2 इंटू 10 टू दावर माइनस 3। और इसको सॉल्व करोगे तो दोस्तों क्या आएगा, देखो मैं देखता हूं, 0.5 माइनस 2 इंटू 10 टू दावर माइनस 3, या सिंपली कह सकते हो 0.002। तो इसकी वैल्यू आती है दोस्तों 0.498। करेक्ट है, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आई थिंक समझ में आ गया दोस्तों हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हेलो एनीवन? यस, 0.498, सौम्या वेरी गुड, प्रतीक वेरी गुड, करेक्ट है। तो आई थिंक समझ में आ गया दोस्तों कैसे हम सॉल्व करेंगे, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट अब मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्या है, दैट इज बॉशिंगर इफेक्ट। देखो बॉशिंगर इफेक्ट कहता है कि इफ वी कैन लोड द मटेरियल अप टू सर्टेन प्लास्टिक लिमिट लाइक दिस, यहां से हमने लोड करना स्टार्ट किया अप टू सर्टेन प्लास्टिक लिमिट, एंड देन आफ्टर लोडिंग इफ वी रिलीज द लोड, अनलोडिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, अनलोडिंग। इज इट क्लियर? जैसे हम अनलोडिंग करेंगे अप टू जीरो स्ट्रेस, यहाँ पे क्या है, एट दिस पॉइंट हियर वी हैव स्ट्रेस इज जीरो, करेक्ट है। लोड किया हमने, फिर रीलोड किया, और यहाँ पे हम कैसी लोडिंग कर रहे थे, यहाँ पे जो लोडिंग था दोस्तों, दिस इज टेंसाइल लोडिंग, टेंसाइल लोडिंग, टेंसाइल लोड अप्लाई कर रहे थे हम यहाँ पे, टेंसाइल लोडिंग किया, अनलोड किया। लेकिन इसके बाद अगर मैं रिवर्स डायरेक्शन में मतलब कंप्रेसिव लोडिंग कर दूं, तो जो यील्डिंग होगा मटेरियल का वो लेस स्ट्रेस में होगा एज कंपेयर टू टेंसाइल। ये सानो यहाँ पे देखो सिग्मा ओटी, दैट इज यील्ड स्ट्रेस एट टेंसाइल लोडिंग, एंड दिस वन इज सिग्मा ओसी, दैट इज यील्ड स्ट्रेस एट कंप्रेसिव लोडिंग। दोस्तों यहाँ पे जो सिग्मा ओसी होता है, दिस इज लोअर देन सिग्मा ओटी। मतलब मेटल को हम अब अगर रिवर्स डायरेक्शन में लोडिंग कर दें, तो कम लोड में भी मेटल को डिफॉर्म कर सकते हैं। तो सिंपली बॉशिंगर इफेक्ट कहता है कि बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ लोड, द मटेरियल कैन बी डिफॉर्म्ड at a very low stress as compared to tensile loading, and this effect is called as Boshinger effect. Is it clear? तो आई थिंक समझ में आ गया दोस्तों। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, if we can apply tensile load to deform the material up to a certain plastic limit, correct, then it takes sigma ot, sigma ot में कह रहा हूं, simply you can say this is syt, yield tensile stress, like this, yes or no?
हमने यहाँ पे टेंसाइल लोडिंग अप्लाई करके मेटल को प्लास्टिकली डिफॉर्म किया एंड नाउ इफ वी कैन अनलोड दिस मटेरियल एंड लोड इन द रिवर्स डायरेक्शन अगेन। देखो, जब हम सेम डायरेक्शन में लोडिंग कर रहे थे तो मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ रही थी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में लोडिंग कर दूं, इंस्टेड ऑफ टेंसाइल इफ वी कैन अप्लाई कंप्रेसिव लोड, ये सर कंप्रेसिव लोड अप्लाई कर दूं, तो उस केस में अब जो मटेरियल डिफॉर्म होगा वो लेस लोड में होगा एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। तो इस इफेक्ट को कहते थे हम बॉसिंगर इफेक्ट, और जनरली इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं व्हेन वी नीड टू मेक अ डीप ड्राइंग, वेरी डीप ड्राइंग। अगर सपोज आपके पास कोई ऐसी सीट है और इस सीट से आप बहुत लार्ज डेप्थ का ऐसे कप बनाना चाहते हो, तो सिंगल एक ही डायरेक्शन में मेटल को डिफॉर्म ना करके सबसे पहले हम इस सीट से कुछ इस तरीके से डिफॉर्म करेंगे, करेक्ट है, कुछ इस तरीके से हम इसको डिफॉर्म कर लेंगे, करेक्ट है। आपको इससे ये फाइनल प्रोडक्ट चाहिए, करेक्ट है, लेकिन आपको फर्स्ट स्टेप होगा फर्स्ट टू डिफॉर्म दिस ब्लैंक इन दिस वे, करेक्ट है, एंड आफ्टर दैट कंप्रेशन में होगा, बॉटम फाइबर टेंशन में होगा, करेक्ट है। अब इस केस में जब हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो अब इस केस में जो अपर फाइबर होगा वो टेंशन में होगा और बॉटम फाइबर कंप्रेशन में होगा। तो रिवर्स डायरेक्शन होने की वजह से अब लेस लोड में इजिली मेटल डिफॉर्म हो जाता है, करेक्ट है। तो इस रिवर्सल स्ट्रेस की वजह से जो आपको बेनिफिट मिल रहा है, रिडक्शन मिल रहा है, लेस लोड में मेटल डिफॉर्म हो रहा है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज बॉसिंगर इफेक्ट। तो आई थिंक समझ में आ गया क्या दोस्तों? तो यहाँ पे प्रतीक ये नहीं कह सकते हम कि टेंशन की जगह अगर मैं कंप्रेशन लगाऊं तो कम लोड में डिफॉर्मेशन होगा। पहले अगर सपोज आप पहले कंप्रेशन लगाते और उसके बाद टेंशन लगा देते तो भी वहां पे रिवर्स हो जाता कि कंप्रेशन में स्ट्रेस ज्यादा लगती और टेंशन में स्ट्रेस कम लगता है। ये नो, सिंपली याद रखना, बाय द चेंज ऑफ बाय द रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ लोड द स्ट्रेस रिक्वायर्ड फॉर मेटेलिक डिफॉर्मेशन, मटेरियल डिफॉर्मेशन इज लो। इज इट क्लियर? करेक्ट है? समझ में आया क्या? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अगर मैं लोड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं, पहले अगर मैं टेंसाइल लगाया था तो उसके बाद अगर मैं कंप्रेशन लगा दूं तो मेटल में डिफॉर्मेशन कम लोड में होगा, और वाइस वर्सा अगर पहले आपका कंप्रेसिव लोड था और उसके बाद मैं उसका डायरेक्शन चेंज कर टेंसाइल कर दूं तो भी आपको कम लोड में मेटल डिफॉर्मेशन मिलेगा। तो इस फिनोमिना को कहते हैं दोस्तों हम वॉशिंगर इफेक्ट। यस, पहले देखो, देखो आपको अच्छा नहीं लग रहा, मैं देखो ऐसे बताता हूँ। यहाँ पे देखो, सपोज हमारे पास कुछ ऐसा है, अगर सपोज यहाँ पे मैं कंप्रेसिव लोड अप्लाई करूँ, ये कंप्रेसिव लोड है, टेंसाइल लोड नहीं दोस्तों, करेक्ट है। सपोज दिस इज कंप्रेसिव लोड, पहले आपने यहाँ पे कंप्रेसिव लोड लगा दिया, करेक्ट है, उसके बाद आपने इसको अनलोड किया। अब उसके बाद अगर आप यहाँ पे टेंसाइल लोड लगाओगे ना, करेक्ट है, तो भी अब जो यील्डिंग होगा वो कम लोड में होगा। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन ऑफ लोड, और टेंसाइल कंप्रेशन ऐसे कुछ है नहीं, क्योंकि अगर हमारे पास ये ब्लैंक है जिसको मुझे डिफॉर्म करके एक यूजफुल शेप देना है, और सपोज मैं इस डायरेक्शन में लोड अप्लाई करूंगा, तो इसमें तो कंप्रेशन होगा लेकिन बॉटम फाइबर में टेंशन होगा, ये सानो। और जब मैं इसके डायरेक्शन को चेंज करूंगा आफ्टर सर्टेन डिफॉर्मेशन, सपोज आपके पास डिफॉर्म होने के बाद कप ऐसा मिला, करेक्ट है दोस्तों, और ये फाइबर कौन सा था? टॉप फाइबर, और ये कौन सा था? बॉटम फाइबर। अब अगर मैं यहाँ पे लोड अप्लाई करूंगा तो देखो जो बॉटम फाइबर होगा उसमें हो जाएगा कंप्रेशन, और टॉप फाइबर जो था इसमें हो जाएगा टेंशन, जबकि यहाँ पे क्या था? टॉप फाइबर में कंप्रेशन एंड बॉटम फाइबर में टेंशन। इज इट क्लियर? तो जो लोड के डायरेक्शन में रिवर्सल होता है उसकी वजह से लेस लोड में भी मटेरियल इजीली डिफॉर्म हो जाता है। तो इसी इफेक्ट को कह देते हैं हम बॉसिंगर इफेक्ट, और जनरली जब भी हम डीप ड्राइंग परफॉर्म करते हैं दोस्तों तो हम इस इफेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं। तो आई थिंक समझ में आएगा क्या प्रतीक? चलो ठीक है, वेरी गुड। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक था। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाले लेक्चर्स को, आने वाले सारे लेक्चर्स की डिटेल आपको टाइम से मिल सके। और वन मोर थिंग दोस्तों, यहाँ पे आज जो भी सेशन होता है उन, चलो इसको बताता हूँ, एक मैं इंफॉर्मेशन आपको शेयर कर दूं कि यहाँ पे मैं जो भी क्लासेस लेता हूँ कि सारी नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल में अपलोड करता हूँ।
दो टेलीग्राम चैनल है, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक है चैट फोरम जिसमें आप खुद भी डिस्कस कर सकते हो और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो दोस्तों, और दूसरा है दोस्तों यहाँ पे एक जो पर्सनल चैट फोरम है जिसमें आप मैसेज नहीं कर सकते हो, लेकिन वहां पे आपको सारे मटेरियल मिल जाएंगे। करेक्ट है, तो अगर आपने उसे ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट ज्वाइन कर लो। करेक्ट है, और सारे क्लासेस की इंफॉर्मेशन वहीं पे मिलेंगी, सारे क्विजेस की इंफॉर्मेशन मिलेगी, सारे नोट्स वहीं पे मिलेंगे। तो आपको वहां पे ज्वाइन करने पे काफी बेनिफिट मिलने वाला है। करेक्ट है। अब चलिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसके बाद मैं इस सेशन को एंड करूंगा। करेक्ट। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखो, फटीग फेल्यूर टाइप क्या है सर। तो शिव ज्योति, अगर बेटर है कि मैं आपको ये कॉन्सेप्ट मशीन डिजाइन जब पढ़ाऊंगा तब मैं इसको बताऊंगा कि फटीग फेलियर क्या होता है। और अभी मैं आपको सिंपल से एक हिंट दे देता हूँ कि फटीग फेलियर क्या है। आप सिंपल से देखो, आपके पास कोई वायर है, क्या है आपके पास कोई ऐसी वायर है, आप इसको बेंड अनबेंड करो। आपने इसको ऐसे बेंड किया, फिर उसके बाद इसको आपने अनबेंड करोगे, और अनबेंड करने के बाद इसके रिवर्स डायरेक्शन में फिर से बेंड कर दो। तो कॉन्टिन्यूसली बेंड और अनबेंड जब हम करेंगे इसको, आपने बचपन में एक्सपेरिमेंट किया भी होगा, वायर को बेंड किया होगा, फिर अनबेंड किया होगा, फिर बेंड किया होगा, फिर अनबेंड किया होगा। करेक्ट है, तो वायर को जब हम बेंड अनबेंड बार बार करते हैं तो ये जो लोडिंग है ये रिवर्सल लोडिंग है। मतलब देखो, फर्स्ट केस में जो टॉप फाइबर में था वो कंप्रेशन में था, बॉटम फाइबर टेंशन में। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम जब आपने डिफॉर्म किया तो जो टॉप फाइबर है अब वो टेंशन में, बॉटम फाइबर कंप्रेशन में। तो बार बार जब हम डायरेक्शन लोड का चेंज करते हैं एक ही फाइबर में, तो वो कम लोड में फेलियर हो जाएगा। तो इस तरीके के फेलियर को कहते हैं हम फटिग फेलियर। इज इट क्लियर? फेलियर ड्यू टू रिवर्सल ऑफ लोडिंग इज कॉल्ड एज फटिग फेलियर। करेक्ट। तो आई थिंक समझ में आ गया इससे कुछ होती है। बोलो। हेलो। और कुछ किसी को कुछ डाउट है दोस्तों तो बोलो फटाफट। ठीक है, अदरवाइज फिर मैं इस सेशन को दोस्तों यहीं पे एंड करूंगा। बॉसिंगर इफेक्ट से सिमिलरिटीज नहीं कह सकते है ना, बॉसिंगर इफेक्ट से हम इसको सिमिलरिटीज नहीं कह सकते। फटीग फेलियर इज डिफरेंट फिनोमिना, बॉसिंगर इफेक्ट इज अ डिफरेंट फिनोमिना। करेक्ट, कंफ्यूज मत हो यहाँ पे आप, ठीक है ना, दोनों डिफरेंट फिनोमिना है। करेक्ट है, यहाँ पे हम लोड कोई फेल्यूर तक नहीं अप्लाई करते, या बार बार हम ऐसे लोडिंग अनलोडिंग नहीं करते। करेक्ट है, बॉसिंगर बॉसिंगर ने सिंपल से कहा था कि अगर लोड के डायरेक्शन को चेंज कर दोगे तो मेटल डिफॉर्म होने स्टार्ट हो जाएगा एट लोअर लोड, बस उनका सिर्फ यही कहना था और कुछ भी नहीं। करेक्ट है। तो चलिए फिर दोस्तों यहीं पे सेशन को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। अगर आपने लेक्चर को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर देना, साथ में अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। करेक्ट है।